ये बराक घाटी है, आसाम के सबसे सुंदर इलाकों में एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। सिलचर से 1.5 घंटे की ड्राइव से आप एक छोटे से गांव गुमराह पहुंचते हैं। ये गांव बराक नदी से घिरा है। नदी के कैचमेंट के बीच बीच दिखने वाले इन गांवों के लोग ज्यादातर गरीब हैं और गुमराह इसका अपवाद नहीं है। लेकिन यहाँ सफलता और प्रतिरोध की एक दिलचस्प कहानी भी है। 38 साल की गौरीदास से मिलिए। वो 3 बच्चों की माँ है और उषा सिलाई स्कूल की ट्रेनर है, जिनकी अब कपड़ों की एक छोटी सी दुकान भी है। गौरीदास एक मजबूत महिला है जो गुमराह गांव के अपने छोटे से घर में उषा सिलाई स्कूल चलाती है। हठात एक दिन सुनलाम जे बिहारा देशबंधु क्लब है ट्रेनिंग একটা হইতাছে যে उषा कंपनी। मुझे पता चला कि पास के क्लब में उषा द्वारा सिलाई बुनाई सिखाई जा रही है। ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी और इसके बाद मुझे मुफ्त में एक सिलाई मशीन दी गई और इस तरह मैंने अपने घर में ये सेंटर शुरू किया। कपड़े सिलकर मैं अपना काम फैला पा रही थी और मैंने 2-3 मशीनें और खरीद ली। इंटरलक मशीन ওইগুলা কিনলাম। তারপরে আমার এখানে স্টুডেন্টরা শিখিয়ে আরো স্যাটেলাইট সেলাই স্কুল। मेरी छात्राएं सीख चुकी हैं और उनमें से 10 ने अपने सिलाई स्कूल शुरू कर दिए हैं। मैंने कम से कम 100 लोगों को सिलाई सिखाई है और हर कोई इससे पैसे कमा रहा है। প্রত্যেকেই মানে কম বেশ একটা ইনকাম করে। गौरी ने अन्य महिलाओं और लड़कियों को बहुत मामूली फीस पर अपने स्कूल में सिलाई के कुछ नुस्खे सीखने को प्रेरित किया। अब तक गौरी ने 70 से ज्यादा महिलाओं को बुनियादी सिलाई सिखाई है। गौरीदास ने बीते साल कोरोना के दौरान बंधन बैंक, ग्राम पंचायत, असम ग्रामीण विकास बैंक को मास्क सप्लाई कर 20 अन्य प्रशिक्षुओं के साथ 5 लाख रुपए कमाए। যখনই শুনলাম যে লকডাউন পড়লো তখনই মানে আমার আর্থিক বা এমনি সব দিকে। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई हम चिंतित हो गए कि हमारे सिलाई स्कूल का क्या होगा, हमारे गुजारे का क्या होगा। आर्थिक तौर पर हम मार खा गए। बाजार बंद था और मेरे पति के पास भी कोई काम नहीं था। मैं तनाव में थी। उस समय हमने सोचा कि चूंकि हमारे पास मशीनें हैं तो हम मास्क क्यों न बनाएं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मास्क की कमी है। तो मैंने उधार पर कपड़े खरीदे, मास्क बनाए और मेरे पति उन्हें बेचने मेडिकल स्टोर आदि ले गए। शुरू में हमें अच्छा रिस्पांस मिला। इससे हमें रास्ता मिला कि हम लॉकडाउन में भी कमाई कर सकते हैं। मेरे पास घर के लिए गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे। मास्क से जो पैसे मिले पहले मैंने उससे गैस खरीदी। मैंने देखा कि किस तरह मास्क ने मेरी समस्या हल की। मैंने इस पर और ध्यान देने की सोची। मुझे पहला बड़ा ऑर्डर ब्लॉक ऑफिस से 1000 मास्क का मिला। स्थानीय बैंक ने मुझे 20,000 मास्क का ऑर्डर दिया। इसके जरिए मैंने अपनी 15 से 20 छात्राओं की भी आजीविका सुनिश्चित की, जो घर से मास्क बना रही थी। फिर जिला परिषद ने हमें 5 से 6,000 मास्क बनाने के ऑर्डर दिए। প্রচুর মাস্ক লাগে তো দিতে পারবে। তারপরে তারা লগে কন্টাক্ট হইছে 20,000 মাস্ক দেওয়া। তো আমি 20,000 মাস্ক দিছি। আমার মানে স্টুডেন্টরা প্রায় 15-20 জন স্টুডেন্টরা কাজ করছে। লকডাউনের সময় তারা মানে বাসা থেকে আইতে পারে না, তো তারা বাসাতে আমরা পৌঁছাইয়া দিই মাস্ক। তো তারা বানাইতো আর আমরা আনিয়ে ইয়ে করতাম। তো ওই রকম আর কি জেলা পরিষদেরও প্রায় 5-6 হাজার মাস্ক দিছি বন্ধন অফিসে, আর তো সব মার্কেটিং। जिस तरह गौरी की छात्राओं ने लॉकडाउन में काम किया, उससे पता चलता है कि संकट के समय भी सिलाई स्कूल मॉडल कितना असरदार है। অনেক কিছু সুবিধা হয়েছে। গড়ে অনেক সময় বাবার কাছে হাত পাততে হইতো, বাবা আমাকে টাকা দাও, আমার মানে এইগুলা জিনিস কেনার জন্য অনেকগুলো আছে। तो इस सिलाई स्कूल ने हमारी जिंदगी बदल दी।
पहले मैं पिता पर निर्भर थी, अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे पैसे मांगती थी। अब मैं बस अपने लिए ही नहीं कमाती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि गौरी मैम को मास्क बनाने का ऑर्डर मिला है और अगर मैं चाहूँ तो उनकी मदद कर सकती हूँ। मैं 4 किलोमीटर चलकर सिलाई स्कूल आती थी और मास्क बनाने के लिए कपड़े लेकर आती थी। हर रोज मैं सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक काम करती थी और एक दिन में कम से कम 500 मास्क बनाती थी। গড়ি মাসির মানে হাজব্যান্ড যে তাই নিয়ে আমার মানে বাসাতে নিয়ে দিয়ে আইছে। 500 করতে পারতাম, সকালে ঘুম থেকে 5টার সময় উঠতাম আর রাত্রে 8টা 9টা 9:30 এরকম করতাম। सिलाई स्कूल की इस कामयाबी की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो मैंने देखा है कोविड के टाइम के पेंडेमिक जो तब तो पूरा लॉकडाउन था, किसी का कोई कमाई नहीं था, लेकिन इस टाइम में मास्क के तो मास्क बहुत ज़रूरी था इस टाइम। तो मास्क के द्वारा बहुत सारा लड़कियाँ इस टाइम में रोज़गार बहुत जो बेरोज़गारी थे बहुत सारा किया था। गौरी के घर में सिलाई स्कूल परिवार के सपनों और हसरतों को पूरा करने में मदद कर रहा है। गौरी की सबसे बड़ी बेटी माँ की कमाई की वजह से नृत्य सीखने का अपना शौक पूरा कर पा रही है। वो एक राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना बनना चाहती हैं। डांस जारी रखने के लिए हमें पैसे चाहिए थे ताकि पोशाक और कॉस्मेटिक्स खरीदे जा सके। अच्छे डांस स्कूल में जाना था और प्रदर्शनों में भी। ये सब खर्चा माँ की कमाई से पूरा हो रहा है। मैं उनके ख्वाबों को जी रही हूँ। सिलचर से 1000 किलोमीटर दूर है कहलगांव शहर। कलावती देवी यहाँ एक ऊषा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं। ये उन गिनी चुनी जगहों में था जो कोविड के दौरान भी बिना रोक टोक चलता रहा। सिलाई स्कूल की सैकड़ों शिक्षकों और छात्रों को इससे मदद मिली। महामारी के दौरान सिलाई स्कूल की महिलाओं ने एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की। वो अपने घर को चलाने में कामयाब रहीं क्योंकि वो घर में ही बैठकर रोजी रोटी कमा सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं मास्क और पीपीई किट बना रही थी, जिससे उनका घर चलता रहा, जबकि उनके घर के ज्यादातर लोगों का काम धंधा छूट चुका था। इसके अलावा सिलाई स्कूल उद्यमियों का नेटवर्क एक मजबूत नेटवर्क है और इन महिलाओं को आदर्श की तरह देखा जाता है। इनमें से कई ने महामारी के बारे में जानकारियों को लेकर एनजीओज की मदद की, जो साफ सफाई के तौर तरीकों, सामाजिक दूरी, मास्क इस्तेमाल और इसी तरह के दूसरे मुद्दों से जुड़ी थी। कोरोना के समय में सारी महिलाएं 5 दिन तक बैठ गई। जो रोज कमाती थी तो 5 से 8 दिन, एक हफ्ता बैठ गई। सब बोली दीदी अब क्या होगा ऐसे ऐसी हालत में। पहले तो डर भी गई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मोबाइल के सुविधा में बोली दीदी क्या करना है। तो हमको किसी मुखिया से ऑर्डर मिला कि ऐसे से बनाना है और कपड़ा आपको ही देना है, रबड़ आपको ही देना है। तो हम सोचे भाई सारी दुकान में ट्राई किए, सब में शटर डाउन, कहाँ से कपड़ा लें, कहाँ से रबड़ लें, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसका घर पर गए और कपड़ा लिए, उसके बाद रबड़ और क्या कहते हैं कपड़ा मेरा उपलब्ध हो गया। तो 35 महिलाओं एक साथ हम लोग मास्क बनाना शुरू किए। तो मुखिया लिए और यहाँ का कुछ वार्ड कमिश्नर लोग लिए, बंधन वाले लिए और क्या कहते हैं एनटीपीसी के जीएम लिए और क्या कहते हैं ये ब्लॉग से भी वीडियो साहब लिए। तो हम लोग उधर से हेल्प मतलब क्या कहते हैं वो डिमांड होते गया और ये 3500 महिलाओं को काम देते रह गए। तो कोरोना काल में जैसे सर बोले कि हमको कुछ मास्क बना के चाहिए और कॉटन में चाहिए। तो हमने बोले कि सर तो डिमांड तो कर रहे हैं और हम लोग को लगा कि काम करेंगे तो कुछ। बोले सर हम लोग को कैसे क्या देंगे, तो बहुत सस्ता ही लगाए। फिर भी लोग बोले क्या कि महंगा है, महंगा रहे दीदी या सस्ता, काम लीजिए। कहा कि कल की डेट में हम सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं कि सब्जी और कल बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। तो फिर हमने दुकान वाले से, मार्केट में तो रहते ही हैं, दुकान वाले को घर पर जा करके बोले भैया पुलिस से डर के हमारे वो लोग नहीं खोलते थे। बोले जिस समय पुलिस नहीं घूमेंगे उस समय हमको मटेरियल चाहिए। वो लोग बेचारा स्टाफ से मेरे यहाँ नहीं बल्कि दुमाला पर गिरा दिया कि छिपके काम कीजिएगा। तो फिर बाद में पता चला कि मास्क बनाने की न्यूज में देखे मास्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं लगाना है। तो दूरी दूरी में यहाँ से एक दुमाला तक मशीन कर दिया और बाकी सबको घर में कटिंग करके हम काम देते रह गए।
तो लॉकडाउन में जो अभी नहीं कमा रही थी उस समय 2 पैसा कमाई और घर का संभालने वाली महिलाएं और लड़कियां ही हुई। कलावती ने बताया कि सिर्फ ऑर्डर का मामला नहीं था, आर्थिक हताशा भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस दौरान ऑर्डर लिए, क्योंकि महिलाएं पैसे कमाने के लिए उनके साथ काम करने को काफी उत्सुक थी। यहाँ उन्होंने जो कमाई की उससे उनका चूल्हा जलता रह सका, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों के पास नौकरी और पगार नहीं थी। पापा बैठ गए तो बेटी संभाली, हस्बैंड बैठ गए तो उसकी पत्नी संभाली, और इस तरह के पूरे 12 महीना तक हम लोग का काम चलते रह गया। थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, मार्क्स स्लो हो गया, तो फिर ये लोग अपना ट्रेनिंग का काम शुरू किए। फिर थोड़ा दिन के बाद सुनते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, लग भी गए। फिर हम लोग सोचा अब क्या करें, जिससे काम लिए थे उनको फ़ोन किए, सर हम लोगों को काम दीजिए। फिर वही स्थिति आ गए, उससे भी ज़्यादा स्थिति आ गया कि करना क्या है, महंगाई भी बढ़ गया और फिर सब बैठ गए गार्जियन। तो सारे महिलाएं लोग फिर हमको पकड़ने लगे कि दीदी आप काम लीजिए, ₹1 रुपया में देता है, आप काम लीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। काम रहा और अभी से अच्छा कोरोना काल में रहा काम। तो सारी लड़कियां का कहना हुआ जो सीखे थे ना सफल हो गए, इसलिए कि ये कोरोना में मेरे पति 1 रुपया नहीं लाते थे और हम लोग पर डे 1000-1200 कमा लेते थे। 1500 के लमसम में एक घर में बच्चियां लोग उठा लेती थी। लेकिन हाँ, वो लोग भी मेहनत करती थी, बोलते थे आज इतना माल बनाना है और वहाँ देना है, तो वो लोग एकदम मेहनत कर करके एक घर से 1500-1200 रुपया पर डे उठाती थी। तो हमें भी मन लग रहे थे कि चलो भाई मेरे साथ सब महिलाएं खुश है, तो हम भी अपना 12-14 घंटा इसमें लगे रहते थे। और सारे को कटिंग करके देना, हम सोचते थे कि किसी तरह वो कटिंग वाला मशीन मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलता था। कलावती मानती है कि करीब 2 दशकों की ट्रेनिंग के बावजूद उनके जीवन में तब मोड़ आया जब उन्होंने उषा सिलाई स्कूल से ट्रेनिंग ली। उषा की ट्रेनिंग से पहले नाम जानते थे, चाह के भी उसमें मन नहीं पहुंच पा रहे थे कि उषा कंपनी कैसे है, क्या है, नहीं है। एक बार NTPC से लोग आए थे, लेकिन हमको नहीं पहुंच पाए वहाँ। उसके बाद कहलगांव में 2019 में ट्रेनिंग हुई, उसमें नहीं मतलब चांस ही नहीं था, लेकिन हमने प्रयास किए, उसमें गए, एडमिशन लिए और ट्रेनिंग हुआ 1 सप्ताह का। ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोगों को उस ट्रेनिंग में बाहर से मैम आई थी, अच्छा कुछ बताई, उससे हमको भी सीख मिला कि ऐसे से उषा कंपनी से जुड़ा है या उषा स्कूल से। उसमें हम लोगों को बुक मिला और सिलाई का एक मशीन मिला। लेकिन कोविड-19 के दौरान जो संकट काल आया, वह कलावती जैसी उस्ताद ट्रेनर के लिए भी एक सबक बनकर आया। उनका कहना है कि और भी औरतों को औपचारिक प्रशिक्षण लेना चाहिए और कुछ और सर्टिफाइड ट्रेनर होने चाहिए। उनका अपना सफर आसान नहीं रहा है। ये 2087 से ही शुरू किए हैं काम, 87 से अभी करते 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 2021 तक पहुँचे हैं। इसमें हमने बिहार से लेके झारखंड तक की महिलाओं को एक बार में 100 बच्चों की क्लास लेते थे। 100 बच्चों की क्लास लेते थे और उसमें जैसे भी हुआ, जिनको हेल्प हुआ, बहुत महिलाओं या लड़कियों को है कि कपड़ा नहीं था, हम अपने मेरे पास जैसे पैसा था तो उसको हमने कपड़ा भी दे देते थे। दीदी कैंची नहीं है तो उसके लिए कैंची भी दे देते थे कि चलो तुम लोग सीखो और आगे बढ़ो। बहुत बच्ची ऐसा है कि उसको हम अपने घर में रख के खाना खिला के उसके बाद उसको ट्रेनिंग दे के उनको आत्मनिर्भर हम बना के छोड़े, ताकि वो अच्छा से कमा रही है और अभी तक मेरा नाम ले रही है। बहुत मुश्किल, पहले कहते थे क्या कि पढ़े लिखेगा तो नौकरी होगा, क्या कैंची चलाएंगे दर्जी वाला, मतलब वो लोग ना नीच समझते थे, दर्जी वाला क्या काम करेंगे, पढ़े लिखेंगे तो नौकरी करेंगे और ये कैंची चला के क्या होगा। पहले तो मुझे भी बहुत लोग दूसरे, बहुत लोग कि क्या पढ़े लिखे, पढ़ी तो नहीं है उतना, मैट्रिक तक हैं, तो फिर हमें भी दूसरे लगे कि क्या पढ़े लिखे नौकरी नहीं करके ये कैंची दर्जी वाला कर रही हैं। तो हम बोले ठीक है, सबका बात को सुनते रहे, निकालते रह गए। तो फिर इसमें बहुत महिलाएं मिली जो कि अभी हम कहीं भी किसी तरह कहीं भी निकलते हैं तो इतने हमको प्यार और ये सम्मान मिलता है ना, तो उसके उसका वर्णन नहीं है।
कहलगांव शहर से दूर रायगढ़ में जयश्री गोड़विंदे रहती हैं। उनकी कहानी मेहनत और समर्पण की कहानी है। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा सिलाई में लगता था। उन्होंने पास के इलाके से सिलाई सीखी और जब वो 20 साल की थी तब उनकी शादी हो गई। उनके पति एक कारखाने में काम करते थे, लेकिन जब पति की नौकरी छूट गई तब उनका संकट शुरू हुआ। शादी हुई तो हस्बैंड काम पे थे। बाद में 1 साल हुआ, वो हस्बैंड की कंपनी बंद हुई और घर में पैसा नहीं आता। मैंने शुरू से किया था, 10वीं कक्षा में थी ना, तब से मैंने सिलाई का काम किया था, वो कोर्स किया था। सिलाई में कम मिल रहा था, 13 ब्लाउज सिलती थी तभी भी कम पड़ रहे थे। और बैंक में कर्जा था, मेरे हस्बैंड ने ऑटो लिया था ना, तो उसका लोन था, बहुत था। मैंने सोचा मेरा भी पैसा लग जाएगा तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ना। वो पति की बहुत कम कमाई से बच्चों की शिक्षा और दूसरी जरूरतों का खर्च निकल नहीं पाता था, तो उन्हें 67,000 रुपए का गोल्ड लोन लेना पड़ा। गुजारे के लिए जयश्री ने सिलाई बुनाई के ऑर्डर लेने शुरू किए। उसी दौरान जयश्री को अपने इलाके के NGO ए फार्म का पता चला, जो महिलाओं के कौशल विकास में मदद करता है। महाड़प विलेज है। महाड़प विलेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम की 10 ऐसे महिला हैं कि SHG के लीडर्स हैं। उसमें से जयश्री गोड़िंदे बोल के हैं, तो उनको हम लोगों ने एक मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिया था, जो उषा सिलाई मशीन क्लासेस से था, रिलेटेड था। ऐसे 10 महिलाओं को हम लोग मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम सितंबर 16 में शुरू किया था। 10 दिन का ये प्रोग्राम था टोटली, और 10 दिन में हम लोग जो उषा सिलाई मशीन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके तरफ से ये मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था। जल्द ही जयश्री ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम में अपना नाम लिखाया। सिलाई बुनाई की 7 दिन की आवासीय ट्रेनिंग ने उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया और आत्मसम्मान का एहसास भी। उन्होंने अपने कौशल का मोल पहचाना। ट्रेनिंग पूरे होने पर उन्होंने अपना सिलाई स्कूल खोला। वो सेल्फ हेल्प समूह के सदस्यों से मिली और घर घर जाकर जागरूकता की मुहिम चलाई। आखिरकार वो पहले बैच में 11 प्रशिक्षुओं को जोड़ने में कामयाब रही। अपना सिलाई स्कूल शुरू करने के बाद जयश्री ने मुड़कर नहीं देखा। खुद की कमाई होती तो अपनी जेब में भी पैसा रहता है। वो 2,500 से डिपेंड रहने से अपना पैसा रहेगा तो उधर से किधर से मांगना नहीं पड़ता। बैंक का लोन खत्म हुआ, 2 लाख 1 लाख था और 1 लाख ये लगा था, इंटरेस्ट लगा था। वो 2 लाख का ये सिलाई स्कूल से गया। गोल्ड के लिए पैसा कमाया ये उषा सिलाई से। ये जयश्री के भीतर हुनर की गहरी समझ थी। उनका अभ्यास और समर्पण था, जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे कर पाईं। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू किया और कपड़े सिलने का अपना कारोबार भी शुरू किया। जयश्री और उनके पति ने बस अपना सोना ही नहीं छुड़ाया, बल्कि बेटी की शादी का भी आराम से इंतजाम किया। हर दिन हम 30 महिला सिखाती थी। 3 बैच थे, 10-10 का, और महीने का 57,000 मिल जाएगा। इस सोच में हमने 3 महीने का क्लास पूरा किया और पैसा मिला। वो शादी में गोल्ड भी लिया, बच्ची की शादी भी हुई, सब हुआ ये इसके पैसे से। जयश्री ने अपने कौशल का इस्तेमाल समाज की मदद के लिए भी किया है। बीते साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मास्क सिलकर जनजातीय समूह के बीच मुफ्त में बांटे। इसके अलावा जयश्री गोड़विंदे ने आदिवासी गांवों में भी जाकर सिलाई की क्लास लगाई। उनका मानना है कि हर महिला को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाल ही में जयश्री को एक NGO से मास्क बनाने का एक विशाल ऑर्डर मिला है, जहां NGO ने उन्हें सारा कच्चा माल दिया। जयश्री ने इसे एक अवसर की तरह देखा, बस अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी। मास्क की 50,000 ऑर्डर आई ना, 50,000। तो मैं मीटिंग लिया और बोली का अपने को मास्क सिलाई करने को आए, तो बोली का ठीक है हमको भी दे दो। बोले चलेगा, मैं तो ये अकेले इतना नहीं सिल पाती, बराबर है, तुम करेगे तो तेरे को पैसा भी मिल जाएगा।
मैं कटिंग करके देगी। उसको बोली एक साइज में आना मांगता है ना, तो वो बोली चलेगा। तो औरत बोली क्या कितने में देगी, तो मैं बोले 1 रुपया तेरे को 1 रुपया मेरे को, चलेगा फिर भी तुम्हारे खातिर। जयश्री के कौशल के साथ साथ उनकी कड़ी मेहनत और उनका समर्पण है कि वो अपने कर्ज चुका सकी, बच्चों को शिक्षा दिला सकी और अब उनके पास एक कार भी है। उन्होंने अपने कौशल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा औरतों को सशक्त बनाने में किया है। उषा की तो बहुत बहुत आभारी है मैं। उषा ने तो इधर लाया मेरे को। मैं बोल रही हूँ उनका आभार मानने से भी कम पड़ रही हूँ।